नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इफेक्ट ऑफ मीडियम ऑन द फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस व्हेन द टू चार्जेस आर प्लेस्ड इन ए मीडियम। अभी तक जो हम लोगों ने बात करी वो इस बारे में बात की कि अगर हमारे पास दो चार्जेस हैं, मान लीजिए कोई भी दो चार्जेस Q1 और Q2, वो मान लीजिए कहाँ रखे हैं, हम लोगों ने ऐसा बोला कि लेट्स सपोज उन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन है वो कितना है, R है। और अभी तक हम क्या मान करके चल रहे थे, अभी तक हम मान करके चल रहे थे कि ये दोनों चार्जेस किस में प्लेस्ड हैं, वैक्यूम में प्लेस्ड हैं, या फिर वैक्यूम को हम लोगों ने दूसरा नाम दिया था फ्री स्पेस। आपकी किताबों में ऐसा लिखा होता है वैक्यूम या फ्री स्पेस, या फिर आप इसको एयर भी मान सकते हैं। मतलब इन तीनों चीजों को आपकी किताब में क्या बोला गया है, वैक्यूम का ही संज्ञा इन तीनों चीजों को दिया गया है। अब अगर ये जो दोनों चार्जेस का सिस्टम है वो अगर किसी एक मीडियम में अदर देन वैक्यूम, फ्री स्पेस या फिर एयर, इन तीनों के अलावा लेट्स सपोज किसी भी और मीडियम में अगर आप इन सिस्टम ऑफ चार्जेस को रखते हैं तो किसी भी एक चार्ज पर लगने वाला नेट फोर्स जो है वो क्या हो जाता है, वो चेंज होता है। मतलब अभी तक जो फोर्स लग रहा था, जो Q1 ने फोर्स लगाया Q2 के ऊपर, वो कितना लगाया था मैग्नीट्यूड वाइज अगर बात करें तो वो लगाया था दैट इज K इज इक्वल्स टू F इज इक्वल्स टू K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। ये स्केलर फॉर्म पढ़ा था हम लोगों ने, मैग्नीट्यूड पढ़ा था। अगर K की बात करें तो K या कूलम्ब्स कांस्टेंट था, तो अगर K की वैल्यू पुट कर दी जाए तो K का वैल्यू हम लोग का आया था 1/4πε0 इनटू क्या Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। ये हमारा फोर्स आया था, नेट फोर्स आया था किसी भी चार्ज पार्टिकल के ऊपर। मतलब अगर हम बात करें इस क्वेश्चन में कि Q1 के ऊपर कितना नेट फोर्स जो है वो लगा Q2 के कारण, तो हम लोग बोलते थे कि जी इतना फोर्स लगा। और द अदर साइड अगर आपसे पूछा जाए कि Q2 के ऊपर कितना फोर्स लगा था, तो आप बोलेंगे जी इतना नेट फोर्स Q2 के ऊपर लगा था, किसके कारण, Q1 के कारण। अब आपको बोला क्या जा रहा है कि आपने इन दोनों चार्जेस के सिस्टम को किस में रख दिया है, मीडियम में रख दिया। और मीडियम कौन है, मीडियम वैक्यूम, फ्री स्पेस और एयर को छोड़ करके कुछ भी हो सकता है। लेट्स सपोज अगर हम बात करें कि लेट्स सपोज आपने जो मीडियम लिया है वो क्या लिया, वो लेट्स सपोज क्या लिया, वाटर ले लिया। मतलब इन चार्जेस के सिस्टम को आपने किस में रख दिया है, पानी में रख दिया है। आपका बाकी सारा डेटा सेम है क्वेश्चन का, चार्ज Q1 एज इट इज Q1 है, Q2 एज इट इज Q2 है, और इनके बीच का डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन भी R ही है। बट क्या हो गया है, अब ये जो चार्जेस का सिस्टम है ये वैक्यूम से हटा करके हम लोगों ने किस में रख दिया, मीडियम में। और मीडियम कौन है, वाटर है। तो वाटर के अंदर जो नेट फोर्स एक्सपीरियंस करेगा कोई भी चार्ज पार्टिकल इंडिविजुअली, वो जो नेट फोर्स उसके ऊपर लगेगा वो चेंज होकर के क्या हो जाएगा। अगर आपको इस मीडियम का एक टर्म बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, उसको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोलते हैं। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोला जाएगा, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। उसको जनरली K से डिनोट किया जाता है, K, या फिर आप लोग उसको एप्सिलॉन R से डिनोट कर सकते हैं। K को डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोला गया है, एप्सिलॉन R को क्या बोला गया है, एप्सिलॉन R को बोला गया है रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम। आप ख्याल रखिए एक चीज का, यहां ये मीडियम की रिलेटिव परमिटिविटी है, उसकी एब्सोल्यूट परमिटिविटी नहीं है। मतलब इंडिविजुअली ये किसकी प्रॉपर्टी नहीं रही, अब मीडियम भी नहीं रही, ये किसकी है, रिलेटिव है। ये रिलेटिव टू क्या है, वैक्यूम है। याद ध्यान रखिए। अब यहाँ एप्सिलॉन नॉट को हम लोग क्या बोलते थे, अगर एप्सिलॉन नॉट के बारे में बात करी जाए तो हम लोग इसको बोलते थे एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस मतलब वैक्यूम। तो ये तो अकेले किसकी प्रॉपर्टी थी, एब्सोल्यूट जहां लिखा गया है वो किसकी प्रॉपर्टी है, वो एग्जैक्टली उसी मीडियम की प्रॉपर्टी है जिसमें आपने मीडियम को रखा है। मतलब एप्सिलॉन नॉट किसकी प्रॉपर्टी थी, वो एक वैक्यूम की या फ्री स्पेस की प्रॉपर्टी थी। अब अगर हमें क्या करना है, इन सिस्टम ऑफ चार्जेस को एक मीडियम में रखना है, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इस जो नेट फोर्स का जो एक्सप्रेशन है उसको
चेंज करके हम लोग क्या लिख देते हैं, अगर हमें के उस मीडियम का क्या गिवन है, डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट गिवन है, तो हम लोग लिख देते हैं उसको 1/4 पाई के टाइम्स एप्सिलॉन नॉट इनटू क्या Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। ये आपकी किताबों में लिखा होता है। अब बस अब आप ये समझिए कि ये जो एक्सप्रेशन है ये कैसे आया। अगर हमें इसको समझना है तो हम लोग क्या करते हैं, किसी भी एक चार्ज का एनालिसिस करते हैं कि अगर लेट्स सपोज हम ऐसा मान लेते हैं कि ये जो चार्जेस यहाँ रखे थे, लेट्स सपोज ये कैसे थे, लाइट चार्जेस थे। हम ऐसा मान लेते हैं कि लेट्स सपोज अपना Q1 चार्ज कैसा था, पॉजिटिव था, और Q2 चार्ज भी कैसा था, पॉजिटिव चार्ज था। अब अगर इस पॉजिटिव चार्ज को, मतलब अब आप इस चार्ज को देखिए, इस चार्ज को 2 मिनट के लिए भूल जाइए। अब आप सिर्फ और सिर्फ इस चार्ज को देखिए, ये चार्ज को आपने क्या कर दिया है, किसी मीडियम में, मीडियम के अंदर रख दिया है, और मीडियम लेट्स सपोज हम लोगों ने इस केस में क्या लिया है, वाटर, जिसको कि हम लोग H2O से भी डिनोट कर सकते हैं, H2O। तो आप ये चीज सोचिए कि जो ये पॉजिटिव चार्ज है ये उस मीडियम के किससे सराउंड हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज से सराउंड हो जाएगा। मतलब आप समझ सकते हैं यहां से कि वाटर इज कंपोज्ड ऑफ 2 हाइड्रोजन एटम्स एंड 1 ऑक्सीजन एटम। और अगर आप वाटर का थोड़ा सा स्ट्रक्चर जानते हैं तो आपको कुछ इस तरीके का ध्यान होगा कि ऐसा कुछ स्ट्रक्चर होता है, बीच में कोई एंगल होता है 104 डिग्री करके कुछ बीच में, और यहाँ क्या होते हैं, यहाँ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इतना सब कुछ आपको ध्यान होगा। और इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, वो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होते हैं। तो आप ये समझिए कि जब भी आप किसी चार्ज को वैक्यूम, फ्री स्पेस या फिर एयर को छोड़ करके किसी दूसरे मीडियम के अंदर रख देते हैं तो वो चार्ज सराउंड हो जाता है किससे, उस मीडियम के नेगेटिव चार्ज से। आप ये समझिए अभी यहाँ। और अगर ये इस मीडियम के नेगेटिव चार्ज से सराउंड हो जाता है तो इस पर्टिकुलर चार्ज Q1 के ऊपर जो नेट फोर्स अब लग रहा है वो क्या हो गया है, वो पहले के रिस्पेक्ट में चेंज हो गया है। जो पहले फोर्स लग रहा था बिना मीडियम में रखे, वो इसके ऊपर इतना फोर्स लग रहा था। अब जब ये नेगेटिव चार्ज से सराउंड हो गया है तो हम लोगों ने इसके एक्सप्रेशन लिख दिया कि अब इसके ऊपर इतना फोर्स लग रहा है। अब आप ये चीज समझिए, मैं आपको यहाँ ये नहीं कह रहा कि इन वाले नेगेटिव चार्जेस के आने की वजह से जो Q2 Q1 के ऊपर फोर्स लगा रहा था वो चेंज हो गया, वो चेंज नहीं हुआ। आप समझिए इस बात को, क्योंकि हम लोग जानते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस की प्रॉपर्टी से कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस जो है वो किसी भी तीसरे चार्ज पार्टिकल की प्रेजेंस या एब्सेंस पे डिपेंड ही नहीं करते हैं, वो उसके इंडिपेंडेंट होते हैं। तो इन नेगेटिव चार्जेस के सराउंड होने की वजह से Q1 के ऊपर जो Q2 के कारण फोर्स लग रहा था उसमें कोई चेंज नहीं आया है। बट मैं बात कर रहा हूं कि Q1 के ऊपर जो नेट फोर्स लग रहा है मीडियम में रखने के बाद वो क्या हो गया है, वो चेंज हो गया है। आप यहां से समझ भी सकते हैं इसको कि ये वाले नेगेटिव चार्जेस भी क्या करेंगे, इस Q1 के ऊपर क्या लगाएंगे, फोर्स लगाएंगे, और जो नेट फोर्स आएगा इस Q1 के ऊपर वो क्या आएगा, वो इन सारे फोर्सेस का क्या आएगा, वेक्टर सम आएगा। मतलब इन सब का क्या होगा, एडिशन करना पड़ेगा। ये वाला नेगेटिव चार्ज इस Q1 के ऊपर फोर्स लगाएगा, ये वाला नेगेटिव चार्ज इस Q1 के ऊपर फोर्स लगाएगा, ये वाला नेगेटिव चार्ज इस Q1 के ऊपर फोर्स लगाएगा, और कौन भी फोर्स लगा रहा है, वो Q2 भी फोर्स लगा रहा है। तो मतलब जो नेट फोर्स लगना था Q1 के ऊपर वो क्या हो गया है, वो चेंज हो गया है, जिसको कि हम लोगों ने एक्सप्रेशन में क्या लिखा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स के। के क्या है, उस मीडियम का जिसमें हम लोगों ने चार्जेस के सिस्टम को रखा है, उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। ये पर्टिकुलर टर्म है जो आपको बाद में पोलराइजेशन के अंदर पढ़ाई जाएगी। पोलराइजेशन का पर्टिकुलर जो प्रोसेस है वो आपको समझाया जाएगा कि किस तरीके से पोलराइज होते हैं चीजें, जो कोई भी मीडियम को कैसे पोलराइज करता है किसी चीज को, बाद में एक्सप्लेन किया जाएगा आपको। अभी के लिए बस अब आप इतना समझे कि जो नेट फोर्स इस चार्ज पार्टिकल के ऊपर लगा वो क्या हो गया, वो पहले के रिस्पेक्ट में चेंज हो गया। और वो कह सकते हैं आप कि जो नेट फोर्स लगा मीडियम में वो क्या लगा, वो नेट फोर्स जो वैक्यूम में लग रहा था उसका क्या हो गया, 1/k टाइम्स हो गया। अब आप इसको बस इतना सा समझे और इतना सा समझने से ही आपके क्या हो जाएंगे, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। इनफैक्ट आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि यहां हम लोगों ने के को क्या बोला, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोला, और एप्सिलॉन आर को हम लोगों ने क्या बोला, रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। अगर अब हमें इसको एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ द मीडियम में बदलना है तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि एप्सिलॉन आर क्या होता है या के क्या होता है आपका, के जिसको भी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोलते हैं आप,
ये होता है एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ मीडियम अपॉन एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। मतलब यहां से हमारे पास क्या निकल गया यार, एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ मीडियम इज इक्वल्स टू k टाइम्स द एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। या फिर हम इसको लिख सकते हैं कि एप्सिलॉन m इज इक्वल्स टू k की बजाय हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, एप्सिलॉन r इनटू एप्सिलॉन नॉट। आप जिस नोटेशन की फॉर्म में चाहे उस नोटेशन की फॉर्म में इसको लिख सकते हैं। तो ये किसके बारे में था, ये था इफेक्ट ऑफ मीडियम के बारे में, कि जब भी हम क्या करते हैं चार्जेस के सिस्टम को एक मीडियम में रख लेते हैं, और वो मीडियम याद रखिए एयर या फ्री स्पेस को छोड़ करके कुछ भी हो सकता है, तो उस केस में इस तरीके से क्या करता है, जो नेट फोर्स है वो किसी चार्जेस पार्टिकल के ऊपर वेरी करता है इस पर्टिकुलर तरीके से। देखा सब लोगों को समझ आ गया होगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं जी हम। नेक्स्ट आता है चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। नेक्स्ट आता है चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, कि चार्ज का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कैसे कैसे हो सकता है, इसके बारे में हमें बात करनी है। कि मतलब अगर हमें किसी बॉडी को चार्ज करना है तो चार्ज किस तरीके से बॉडी के ऊपर अक्यूमुलेट होता है, इस तरीके की हम बात करेंगे इसमें। तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में बेसिकली दो तरह का चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है। एक कौन सा, कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, दूसरा रहता है डिस्क्रीट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्क्रीट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, दो तरह का चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है जी, एक कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और एक डिस्क्रीट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो रहता है वो तीन तरीके का रहता है। कौन कौन सा हो सकता है, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, दूसरा सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, दूसरा, और तीसरा कौन सा हो सकता है, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब अब आप इसको समझें कि लीनियरली कैसे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होता है, किसी क्रॉस सेक्शन के ऊपर चार्ज कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है, और किसी वॉल्यूम के ऊपर चार्ज कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो अगर हम लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो ये किसके अलोंग होगा, अलोंग लेंथ। अगर सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, ऑन द सरफेस। तीसरा वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, ऑन द वॉल्यूम गिवन। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल, चलिए हम इसमें इनमें से किसी एग्जांपल की बात करते हैं। जैसे मान लीजिए आपको कोई एक रोड गिवन है जिसका थिकनेस जो है वो लगभग नेग्लिजिबल है, या एक वायर कह सकते हैं आपकी एक वायर गिवन है, वायर का जो थिकनेस है वो लगभग नेग्लिजिबल है, और वायर का लेंथ लेट्स सपोज आपको क्या गिवन है, एल गिवन है। आपको इसको चार्ज करना है तो आपने इसके ऊपर जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया वो ऐसे यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया। मतलब पूरे लेंथ पे जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है वो क्या है, इक्वल अमाउंट्स में है। लेट्स सपोज कि आपने यहाँ जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया, लेट्स सपोज वो कितना किया, क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया। तो यहाँ से हम एक टर्म डिफाइन करते हैं जिसको कि बोला जाएगा लीनियर चार्ज डेंसिटी। क्या बोला जाएगा उसको, लीनियर चार्ज डेंसिटी, जिसका कि सिंबल रहेगा लैम्डा। इसको कैसे डिफाइन करेंगे, इसको डिफाइन करेंगे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड अपॉन द लेंथ ऑफ द सेगमेंट ऑन विच द चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड। मतलब सिंपल भाषा में हम लोग लेम्डा को क्या लिख सकते हैं मैथमेटिकली, चार्ज कितना डिस्ट्रीब्यूट किया हमने, क्यू, लेंथ कितना है पोर्शन का, एल। तो लेम्डा इज कॉल्ड व्हाट, लीनियर चार्ज डेंसिटी, जिसका कि यूनिट क्या रहेगा, यहां से आप देख सकते हैं यूनिट कितना रहेगा इसका, चार्ज का यूनिट कूलम हो गया, लेंथ का यूनिट क्या हो गया, मीटर। कूलम पर मीटर इज द एसआई यूनिट ऑफ लीनियर चार्ज डेंसिटी। और आप चाहें तो यहां से Q का वैल्यू लिख सकते हैं, दैट इज लैम्डा टाइम्स L। ठीक है जी। सिमिलरली आप इसी में समझिए एक बारी, सिर्फ समझने के लिए। मान लीजिए आपने इसका कोई पोर्शन जिसकी की लेंथ क्या है, DL लेंथ है, जिसकी लेंथ DL है, उसके ऊपर इस हिसाब से कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा, DQ चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा।
तो वी कैन राइट आउट देयर दैट इज लैम्डा इज इक्वल्स टू dq अपॉन dl भी लिख सकते थे, और यहां dq का वैल्यू कितना आ जाता, लैम्डा इंटू dl आ जाता। तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, इनका यूज करेंगे, ये आगे हम लोग यूज करेंगे क्वेश्चंस में। तो ये आपने डिफाइन किया लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी में आपने क्या समझा कि जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है कहीं पर भी, वो किसके अलोंग है, वो सिर्फ लेंथ ऑफ द सेगमेंट के अलोंग ही आपने क्या किया है, डिस्ट्रीब्यूट किया है। और जब आप अलोंग लेंथ करते हैं तो हम लोग किस टर्म को डिफाइन करते हैं, लीनियर चार्ज डेंसिटी को, जो कि क्या होती है, चार्ज पर यूनिट लेंथ, जिसका ऐसा यूनिट क्या होता है, कूलम पर मीटर। नेक्स्ट हम लोग डिफाइन करते हैं, जैसा कि हमने पढ़ा, जो सेकेंड टाइप का डिस्ट्रीब्यूशन है चार्ज का, वो कैसा है, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो किसी भी सरफेस पे, लेट्स सपोज कोई भी सरफेस एरिया हम लोगों ने कंसीडर कर लिया, लेट्स सपोज ये वाला सरफेस एरिया हम लोगों ने कंसीडर कर लिया। इस सरफेस एरिया के ऊपर लेट्स सपोज कि हम लोगों ने क्या किया, एक सरफेस एरिया जो है वो एस है, इस सरफेस का जो क्रॉस सेक्शन है वो कितना है, एस है, और इसके ऊपर क्या कर दिया हम लोगों ने, क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो हम यहाँ किसको डिफाइन करेंगे, हम यहाँ डिफाइन करेंगे सरफेस चार्ज डेंसिटी को। सरफेस चार्ज डेंसिटी को क्या बोला गया, सिग्मा से डिनोट किया गया, जो कि क्या है, दैट इज सिग्मा इज इक्वल्स टू चार्ज पर यूनिट सरफेस, सरफेस एरिया लिखिए इनफैक्ट। तो आप इसे लिख सकते हैं, दैट इज सिग्मा इज इक्वल्स टू क्यू बाय एस। कई लोग इसको एरिया को ए ले लेते हैं, तो आप भी इसको क्यू बाय ए लिख सकते हैं। इसका एसआई यूनिट क्या हुआ, कूलम पर मीटर स्क्वायर। यहां से आप क्यू का वैल्यू क्या लिख सकते हैं, क्यू इज इक्वल्स टू सिग्मा इंटू एस लिख सकते हैं सिमिलरली। तो ये हमने डिफाइन किया किसको, सरफेस चार्ज डेंसिटी को। जब चार्ज कहां डिस्ट्रीब्यूट किया होता है हम लोगों ने, किसी सरफेस के ऊपर, और हमेशा मान करके चलते हैं कि चार्ज कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की बात आई, तो वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की अगर बात आई तो आप इसको ऐसे समझिए कि मान लीजिए ये कोई क्यूब या क्यूबॉइड टाइप का शेप है, और इसमें पूरे के अंदर क्या भरा हुआ है, एक चार्ज क्यू भरा हुआ है, पूरे वॉल्यूम के अंदर भरा हुआ है। आप ऐसा मान सकते हैं कि आप जिस रूम में बैठ करके पढ़ रहे हैं, या जिस रूम में खड़े होकर के सर आपको पढ़ा रहे हैं, उस पूरे रूम में चार्ज भरा हुआ है, और वो यूनिफॉर्मली हर जगह इक्वल अमाउंट में फैला हुआ है। तो इस सेगमेंट का लेट्स सपोज वॉल्यूम कितना कंसीडर कर लिया हम लोगों ने, V। इसके ऊपर जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया आपने वो कितना किया, Q। तो आप यहाँ एक टर्म डिफाइन करेंगे जिसको कि बोला जाएगा वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, जिसका कि सिंबल रहेगा रो, जिसका कि सिंबल क्या रहेगा, रो रहेगा। रो को कैसे डिफाइन करेंगे, रो इज इक्वल्स टू चार्ज अपॉन वॉल्यूम। तो चार्ज कितना डिस्ट्रीब्यूट किया आपने, Q, वॉल्यूम कितना है, V। तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी का जो SI यूनिट रहेगा वो क्या रहेगा, कूलम पर मीटर क्यूब। और ऐसा नहीं है कि आपके लिए ये कोई नई बात थी, आपने पिछले साल भी +1 में सेंटर ऑफ मास और मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ते समय ऐसी चीजों को डिफाइन किया था जिनका नाम लैम्डा, सिग्मा और रो था। आपको सिर्फ ये बताया गया है कि जैसे आप वहां लीनियर मास डेंसिटी, सरफेस मास डेंसिटी और वॉल्यूम मास डेंसिटी या वॉल्यूम डेंसिटी का जिक्र करते थे, वैसे ही यहां भी आप उन चीजों को क्या कर सकते हैं, इन्वॉल्व कर सकते हैं, और इस तरह के चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आपसे करवाए जा सकते हैं। इसका सिर्फ ये ही एक मकसद था आपको बताने का। दूसरा क्या है जी, सेकेंड टाइप हम लोगों ने जैसे देखा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में क्या है, डिस्क्रीट चार्ज है। डिस्क्रीट चार्ज का मतलब कहीं पर भी अगर चार्ज आपने कंटिन्यूअसली डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया है, लगातार मतलब यूनिफॉर्म फॉर्म में चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, तो उसको कैसा बोला जाएगा, वो बोला जाएगा डिस्क्रीट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। मान लीजिए जैसे कोई सरफेस आपने कंसीडर कर लिया, लेट्स सपोज सरफेस लिया हम लोगों ने, ये सरफेस ले लिया भाई। इस सरफेस का एरिया कितना है, लेट्स सपोज S इज द सरफेस एरिया। और मान लीजिए इस पे मैं बोलता हूं यहां तो इस वाले पोर्शन में तो चार्ज कितना है, इतने वाले पोर्शन में तो चार्ज है कुछ, फिर मैं बोलता हूं कि जी इतने से पोर्शन में इसमें चार्ज नहीं है, फिर मैं बोलता हूं जी इतने से पोर्शन में फिर से चार्ज है। तो यहां चार्ज क्या नहीं है, लगातार डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। तो इस तरह के चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को क्या बोला गया, डिस्क्रीट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बोला गया। और अब हम इन सारी तरह के क्वेश्चंस का एक एक एग्जांपल एटलीस्ट करने का कोशिश करेंगे। मैं फिर से बताता हूं आपको, आपने पढ़ा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, जिसमें कि आपने चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट किया दो तरीके से, एक कॉन्टिन्यूअस और एक डिस्क्रीट।
कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को 3 सेगमेंट्स में डिवाइड किया गया। एक आप लीनियरली चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, एक आप किसी सरफेस के ऊपर चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, तीसरा किसी वॉल्यूम के ऊपर आप चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। जब आप लीनियरली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो यू डिफाइन लैम्डा जो कि लीनियर चार्ज डेंसिटी है। जब आप सरफेस के अलोंग चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करते हैं देन यू डिफाइंड सिग्मा जो कि सरफेस चार्ज डेंसिटी कहलाती है। और जब आप किसी वॉल्यूम के ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करते हैं देन यू डिफाइन रो विच इज द वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। चलिए, आपको अगर कोई इस तरह का क्वेश्चन गिवन हो, जैसा कि हम एक एग्जांपल लेते हैं, एक एग्जांपल में आपको क्या बोला गया, एक एग्जांपल में आपको बोला गया कि आपने लेट्स सपोज एक थिन रोड लिया। क्या लिया? एक थिन रोड या एक वायर मान लीजिए जिसका जो थिकनेस है वो नेग्लिजिबल है, और इस वायर का या रोड का जो लेंथ है लेट्स सपोज क्या है, L है, और इसके ऊपर एक चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है जी कितना, Q। नेट चार्ज टोटल डिस्ट्रीब्यूटेड है इसके ऊपर Q, इसका लेंथ कितना है, L है, और वो चार्ज Q जो है वो इसके ऊपर कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब आपको बोला ये गया है कि आपको क्या काम करना है, आपको यहां से इस पर्टिकुलर पॉइंट P के ऊपर, ये एक पॉइंट P है, आपको इस पर्टिकुलर पॉइंट P के ऊपर एक चार्ज रखा हुआ है। लेट्स सपोज कि ये वाले चार्ज को ना कैपिटल Q लेते हैं, और यहां एक चार्ज रखा हुआ है, लेट्स सपोज ये स्मॉल q है। आपको इस स्मॉल q चार्ज के ऊपर जो इस रोड ने फोर्स लगाया है वो निकालना है, मतलब नेट फोर्स निकालना है आपको पॉइंट P के ऊपर, जिसकी कि यहां से दूरी कितनी है, लेट्स सपोज यहां से दूरी है इसकी r दूरी दे रखी है आपको इस वाले एंड से, आपको ये गिवन है। तो आप इस क्वेश्चन को किस तरीके से करेंगे, इस तरीके के क्वेश्चन को करने का जो मेथड है वो वही पुराने मेथड है जो आपने सेंटर ऑफ मास में और मोमेंट ऑफ इनर्शिया में किए हैं। बस वहां और यहां की कैलकुलेशंस में क्या डिफरेंस है मैं आपको आराम से बताता हूं। आपने जो डेंसिटीज हैं वो सेंटर ऑफ मास में यूज की और मोमेंट ऑफ इनर्शिया में यूज की। यहां आप जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी पार्टिकल का निकालते थे, किसी रिजिड बॉडी का निकालते थे, तो वो एक स्केलर फिजिकल क्वांटिटी है। आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते समय किसी तरीके की कोई डायरेक्शन का ध्यान नहीं रखते थे, और आप सिंपली अपने क्वेश्चन को एक स्केलर क्वांटिटी को फाइंड करने के लिए सॉल्व कर देते थे। बट आप ख्याल रखिए कि यहां जो हम कैलकुलेशन कर रहे हैं वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस की कर रहे हैं, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस कैसे होते हैं, फोर्स कैसा होता है, वेक्टर क्वांटिटी है। और वेक्टर को कभी भी फाइंड करने के लिए हमें इस बात का ध्यान रखना है कि अगर मैं यहां रोड का अगर कोई भी पोर्शन, एक पोर्शन मान लीजिए मैं बोलता हूं कि जी इतना सा पोर्शन मैंने लिया रोड का, जिसकी की लेंथ क्या है, dl है, और इसके ऊपर चार्ज कितना है, dq चार्ज है। अब इस dq चार्ज के कारण मैं क्या करूंगा, इस पॉइंट P के ऊपर फोर्स निकाल दूंगा। ठीक है भाई, वो मान लीजिए ये दोनों पॉइंट चार्जेस, ये दोनों चार्जेस कैसे हैं, लाइक चार्जेस हैं, तो लाइक चार्जेस की वजह से इधर जो फोर्स आएगा वो इस वाले स्मॉल पोर्शन की वजह से df नाम दे देता हूं मैं इसको, तो वो df फोर्स इधर आएगा। अगर इसके ऊपर चार्ज मैंने कितना मान लिया, dq, और इसका हल्का सा छोटा सा लेंथ मैं क्या मान लेता हूं, dl मान लेता हूं, या dx मान लेता हूं, dx मान लीजिए आप, छोटू सा लेंथ इसका dx मान लिया, तो वो फोर्स का डायरेक्शन आया इधर। अब अगर आपसे कोई ऐसा बोल दे कि भाई आपको ये वाला पोर्शन नहीं, आपको स्मॉल लेंथ dx का ये वाला पोर्शन लेना है, तो इस वाले पोर्शन के कारण आपको अब वहां क्या निकालना है, फोर्स निकालना है। तो आप सेम वही काम करेंगे, इसका छोटा लेंथ कितना हो गया dx, और इसके ऊपर लेट्स सपोज कितना चार्ज अक्यूमुलेटेड है इतने से पोर्शन के ऊपर, dq। तो इस dq के कारण जब आप इस पॉइंट पर फोर्स निकालेंगे तो सबसे पहले तो आप ये देखिए कि जो आपने एलिमेंट कंसीडर किया है, जब आप एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट को कंसीडर करने जा रहे हैं और किसी दूसरे एलिमेंट के कारण जो डायरेक्शन ऑफ फोर्स है वो चेंज तो नहीं हो रहा है। ये हमने बहुत सिंपल एग्जांपल लिया है। इस एग्जांपल में क्या है कि जब आप एक एलिमेंट से दूसरे किसी एलिमेंट पे शिफ्ट होते हैं तो सारे के सारे एलिमेंट्स के कारण, रोड के सभी एलिमेंट्स के कारण जो फोर्स आएगा इस पॉइंट P पर जहां की चार्ज Q रखा हुआ है, वो फोर्स का डायरेक्शन क्या नहीं हो रहा है, चेंज नहीं हो रहा है। आपको ख्याल यही रखना है यहां कि अगर डायरेक्शन ऑफ फोर्स चेंज हो रहा है तो फोर्स को सिंपल नहीं कैलकुलेट कर देना है, फोर्स को उसके कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करना है और फिर कैलकुलेट करना है। मेरे ख्याल से सबको समझ आ गया होगा, मैं फिर से रिपीट करता हूं। अगर आप अपना एलिमेंट एक जगह से दूसरी जगह चेंज करते हैं तो आप ये ख्याल रखिए कि जो
फोर्स का डायरेक्शन है, वो जिस पॉइंट पर आप फोर्स फाइंड कर रहे हैं उस फोर्स की डायरेक्शन में तो कोई चेंज नहीं आ रहा है, और अगर चेंज आ रहा है तो आपको क्या काम करना है, फोर्स को सीधे सीधे ऐड नहीं करना है, फोर्स को तोड़ लेना है। तोड़ने का मतलब उसके कंपोनेंट निकाल लेने हैं आपने, और फिर उसको कंपोनेंट्स की फॉर्म में क्या करना है, ऐड करना है। आपको ये खास ख्याल यहां रखना है इस तरीके से। चलिए भाई सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन में हमारे से पूछा गया कि भाई ये रोड गिवन है आपको, और इससे r दूरी पर एक पॉइंट P है जहां की एक पॉइंट चार्ज क्या रखा हुआ है, Q रखा हुआ, और इसके ऊपर नेट फोर्स बताना है आपको। तो आपने क्या काम किया, अब हम जैसे सेंटर ऑफ मास और मोमेंट ऑफ इनर्शिया से ये सीख चुके हैं कि रोड को तोड़ने का तरीका कैसे है, रोड को कैसे हम लोग तोड़ते थे। सब लोगों को ध्यान होगा कि हम लोग क्या काम करते थे, x पे जाकर के क्या लेते थे, dx का एक एलिमेंट लेते थे। हम लोग क्या किए, इस सिरे से x दूरी पर गए, वहां जाकर के हम लोगों ने क्या लिया, एक स्मॉल लेंथ dx का एक छोटा सा एलिमेंट, बिल्कुल नेग्लिजिबल थिकनेस का एलिमेंट, जिसकी की थिकनेस dx है, का एलिमेंट कंसीडर किया। उस एलिमेंट के ऊपर चार्ज कितना अक्यूमुलेटेड है, dq, एंड इट इज गिवन टू यू कि जो आपका क्या है, जो आपकी रोड है या वायर है, जो भी आपको गिवन है, उसका जो चार्ज डेंसिटी है वो क्या है, लैम्डा कूलम पर मीटर है। मतलब कैसा क्वेश्चन है, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का। मेरे ख्याल से सब लोगों को समझ आ गया होगा। लैम्डा कितना है यहां, लैम्डा कूलम पर मीटर है। तो यहां से dq का जो वैल्यू आ गया वो कितना आ गया भाई, जैसा कि हम लोग जानते हैं लैम्डा इज इक्वल्स टू कितना आ गया स्मॉल पोर्शन के लिए, दैट इज dq अपॉन कितना dx। तो यहां से जो dq का वैल्यू आ गया वो कितना आ गया, दैट इज लैम्डा टाइम्स कितना dx। मेरे ख्याल से एक तो ये चीज आपको समझ आनी चाहिए। दूसरा, जो इस स्मॉल से एलिमेंट के कारण इस पर्टिकुलर पॉइंट पर जो चार्ज कितना रखा है Q, उसके ऊपर जो फोर्स लगा वो कितना लगा, dF लगा। अब dF फोर्स कितना लगा उसको कैलकुलेट करते हैं। तो dF फोर्स को लिखा गया K इंटू कितना dQ इंटू कितना Q बाई कितना x स्क्वायर। मेरे ख्याल से ये भी सबको समझ आ गया होगा। K Q1 Q2 बाय डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन का होल स्क्वायर। आपने जो x दूरी जो लिया है वो कहां से लिया है भाई, वो आप x दूरी क्या काम करें, कहां से ले, यहां से ले भाई। x दूरी आपने कहां से लिया है, x दूरी का खास ख्याल रखिए, वो कहां से लिया है आपने, वो पॉइंट P से दूरी लिया है। x दूरी जो ले लिया है आपने, x पे एलिमेंट है आपका, तो आंसर आया K Q1 Q2 बाय x स्क्वायर। ठीक है भाई, तो dq का वैल्यू रख दीजिए। तो आपका जो स्मॉल फोर्स dF है वो कितना आ गया, K इंटू dq का वैल्यू कितना है, दैट इज लैम्डा dx इंटू Q बाई कितना x स्क्वायर। क्या सबको समझ आ रहा है कि अभी इंटीग्रेशन करना पड़ेगा हमें। इधर हम लोगों ने इंटीग्रेशन किया, इधर इंटीग्रेशन किया, इधर इंटीग्रेशन की लिमिट किसकी डालनी है, x की। x कहां से कहां तक लेना है हमें, x लेना है यहां से लेकर के, इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट तक का x हमें कंसीडर करना है। तो यहां से इस पॉइंट से P से इस पॉइंट तक की दूरी सबसे पहले आप देखिए, जो कि आपको कितना गिवन है, r गिवन है। तो r से लेकर के कितना r प्लस l तक आपको रखना है, r प्लस l हो गया। तो फोर्स कितना हो गया, 0 से F। तो कहने का मतलब नेट फोर्स जो आया आपका, इधर आपने इंटीग्रेशन कर दिया F का, तो यहां से जो कांस्टेंट्स हैं उनको बाहर लीजिए। यहां से कांस्टेंट बाहर आ गया, दैट इज K, कौन कौन, K बाहर आ गया, लैम्डा बाहर आ गया, Q बाहर आ गया, अंदर इंटीग्रेशन आ गया किसका, dx बाई कितना x स्क्वायर, कहां से लेकर, r से लेकर r प्लस l तक का। अब अगर इसको मैंने आगे सॉल्व किया तो ये आया, नेट फोर्स कितना आ गया, दैट इज K लैम्डा Q इंटू कितना dx बाई एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करेंगे तो सब वो लोग जानते हैं कितना आएगा, दैट इज 1 बाई माइनस 1 बाई एक्स। इसका लिमिट कहां से कहां तक, r से लेकर r प्लस l तक। तो जो नेट फोर्स आपने लिखा वो क्या आ गया आपका, दैट इज K लैम्डा Q इंटू माइनस का साइन बाहर ले लीजिए, 1 बाई r प्लस l माइनस कितना 1 बाई r। अब अगर माइनस फिर से आप अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका जो नेट फोर्स लिखा जाएगा वो क्या लिखा जाएगा, दैट इज K लैम्डा Q इंटू ये 1 बाई r प्लस का हो जाएगा, दैट इज 1 बाई r माइनस कितना 1 बाई
R प्लस एल। आप इस आंसर को चाहें तो यहां छोड़ सकते हैं, चाहें तो आप आगे कैलकुलेट कर सकते हैं। इस तरीके से आपको क्या निकालना है, नेट फोर्स निकालना है। और खास ख्याल क्या रखना है आपको कि नेट फोर्स की अगर डायरेक्शन चेंज हो रही है एलिमेंट के चेंज होने से, तो आप फोर्स को डायरेक्ट ऐड नहीं करेंगे, आप क्या करेंगे, फोर्स को कंपोनेंट्स में ऐड करेंगे। आपको इस बात का खास ख्याल रखना है। इस क्वेश्चन में हमने क्यों नहीं फोर्स को रिजॉल्व किया, उसका कारण यह है कि जब हम इस रोड के ऊपर एलिमेंट चेंज कर रहे हैं तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स क्या नहीं हो रहा है, आपका चेंज नहीं हो रहा है। इस कारण हम लोगों ने क्या किया, यहां डायरेक्ट इंटीग्रेशन लगाया और नेट फोर्स फाइंड कर लिया, जिसका कि आंसर ये रहा हमारे सामने, दैट इज के लैम्डा क्यू इंटू 1/r माइनस 1/r प्लस एल। इतना नेट फोर्स इस पॉइंट चार्ज ने क्या किया है, एक्सपीरियंस किया है इस रोड के कारण। मेरे ख्याल से सब लोगों को समझ आ गया होगा।